रेडी? ओके। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऊष्मा वाले पाठ में आज हम लोग देखेंगे ऊष्मा संवहन, हीट ट्रांसफ़र। ऊष्मा किस प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान तक या एक वस्तु से दूसरे वस्तु तक किस प्रकार से और कितने विधियों से जा सकता है, उसके विषय में आज हम लोग पढ़ेंगे। हीट ट्रांसफ़र या ऊष्मा स्थानांतरण। ऊष्मा स्थानांतरण की प्रमुख विधियाँ या ऊष्मा स्थानांतरण की जो विधि है उसमें है पहला चालन, कंडक्शन, दूसरा संवहन और तीसरा जो है विकिरण है। इन्हीं तीन विधियों से ही ऊष्मा का स्थानांतरण जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक करना संभव है। इसके अलावा कोई चौथी पांचवी विधि नहीं होती है। जो भी ऊर्जा होता है, ऊर्जा या ऊष्मा, ऊर्जा जो है, ऊष्मा जो है, ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है। ऊर्जा का ही एक रूप जो है ऊष्मा है। और ऊष्मा जो है इन्हीं तीन विधियों से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है, या ऊष्मा जो है जाती है एक जगह से दूसरे जगह तक, एक वस्तु से दूसरे वस्तु तक। तो इसमें चालन क्या होता है? चालन से संबंधित प्रयोग जो है सबसे पहले इंगन हॉज नाम के वैज्ञानिक थे। इंगन हॉज ने अपना जो प्रयोग किया था उसको हम लोग इंगन हॉज के प्रयोग के नाम से जानते हैं। उसमें उन्होंने ये सिद्ध किया था कि भिन्न भिन्न प्रकार के चालकों की चालकता, ऊष्मा चालकता क्या होता है। ऊष्मा का चालन विशेष करके धातुओं से ऊष्मा जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, और धातुओं से ऊष्मा जिस विधि से जाता है उसी विधि को हम लोग कहते हैं चालन। जैसे एक लोहे की छड़ के एक सिरे को यदि हम लोग यहाँ पे गर्म करें तो इस लोहे का दूसरा सिरा जो है धीरे धीरे करके यहाँ पे क्या होता है, गर्म हो जाता है। यहाँ ऊष्मा जो है इस ए बिंदु से बी बिंदु तक ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, और स्थानांतरण किस विधि से होता है? तो चालन की विधि से होता है। ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि ऊष्मा का चालन के लिए यहाँ पे दो तथ्य उत्तरदायी होता है। पहला तथ्य कि ठोस के परमाणु जो है अपने स्थान पे कंपन गत करते हैं। ठोस के परमाणु अपने स्थान पे कंपन गत करते हैं। कंपन गत की प्रक्रिया में जिस क्षेत्र की ऊष्मा अधिक होती है वहाँ से परमाणु ऊष्मा ग्रहण करता है, और कंपन के दूसरे छोर पे अगले परमाणु को ऊष्मा स्थानांतरित कर देता है। इस प्रकार ऊष्मा एक परमाणु से दूसरे परमाणु, दूसरे से तीसरे परमाणु, फिर एक सिरे से दूसरे सिरे तक ऊष्मा जो है पहुँच जाता है। दूसरा इसमें एक फैक्टर है जिससे ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, वह है इस धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन। धातु में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है ऊष्मा ग्रहण करते हैं, और ग्रहण करने के बाद ऊष्मा ये मुक्त इलेक्ट्रॉन उन क्षेत्रों में पहुंचते हैं जहां का तापमान कम है, और इस प्रकार अपनी अतिरिक्त ऊर्जा को, अतिरिक्त ऊष्मा को उस क्षेत्र में फिर वो छोड़ देते हैं। इस प्रकार जो है ऊष्मा गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर चलना प्रारंभ कर देती है या चलती है। इस चालन का हम लोग, ऊष्मा के चालन का हम लोगों के दैनिक जीवन में बड़ा महत्व है। और ऊष्मा के चालन का दैनिक जीवन में महत्व कैसे है? जैसे ऊष्मा इस चालन की विधि से होता है, इसको सिद्ध करने के लिए आप देख सकते हैं कि बर्फ़ की एक सिल्ली ले लीजिए, बर्फ़ का एक टुकड़ा ले लीजिए, और इसको यदि खुले में ऐसे रख दिया जाए तो इसमें से ये बर्फ़ का टुकड़ा जो वायुमंडल से ऊष्मा अवशोषित करके पिघलेगा, और धीरे धीरे करके पूरा का पूरा क्या होगा, ठोस से द्रव में बदल जाएगा। लेकिन अगर इसको पिघलने से बचाना है तो इसको हम लोग भूसे या एक कुचालक पदार्थ का, जो भी पदार्थ हो, भूसा हो, लकड़ी का बुरादा हो या रुई हो, उसके बीच में यदि इसको हम लोग करके रख देते हैं तो इसमें अब ये ऊष्मा, इसका संपर्क जो है बाह्य वातावरण से टूट जाता है, और ये बर्फ़ का टुकड़ा जो अधिक समय तक या अधिक देर तक क्या होगा, बर्फ़ के रूप में ही बना रहता है। यह बर्फ़ के रूप में ही बना रहेगा। जब इसको हम लोग कुचालक पदार्थों से क्या करेंगे, चारों ओर से आवरण लगा देंगे इसके ऊपर, तो फिर ये ऊष्मा बाहर से ले नहीं पाएगा, और जब बाहर से ऊष्मा नहीं पाएगा तो अपने मूल अवस्था अर्थात ठोस अवस्था में ही क्या होगा, ये बना रहता है।
गर्म वस्तुओं या भोजन पकाने वाले बर्तनों के ऊपर जो है, जैसे कोई भी बर्तन है और उस बर्तन को जिसमें भोजन पकाया जाता है, तो इस पे हम लोग हत्था लगाते हैं। हत्था लगाते हैं किसका? हत्था लगाते हैं या तो प्लास्टिक का लगाते हैं या लकड़ी का लगाते हैं। हत्था इसलिए लगाया जाता है कि ये बर्तन यदि उष्मा से गर्म होता है तो ये धातु की जो छड़ लगी हुई है वह भी गर्म होता है, तो इसको पकड़ना संभव नहीं है, पकड़ने पे जलने की संभावना है। इसके लिए यहाँ पे हम लोग लकड़ी का या प्लास्टिक का हत्था लगा देते हैं। लकड़ी या प्लास्टिक जो होता है उष्मा का कुचालक होता है। इस प्रकार जो है इस बर्तन का उपयोग जो है हम लोग कर लेते हैं। चाय की प्याली जो चीनी मिट्टी की बनाई जाती है। चाय की प्याली चीनी मिट्टी की क्यों बनाई जाती है? तो चाय की प्याली चीनी मिट्टी की इसलिए बनाई जाती है, चीनी मिट्टी की प्याली में चाय पीना इसलिए अच्छा होता है कि चाय पीते समय जब हम लोग गर्म चाय को इसमें डालते हैं तो चीनी मिट्टी का एक मोटा लेयर होता है जिसकी प्याली बनी होती है। तो ये मिट्टी जो होता है स्वयं में उष्मा का कुचालक होता है, और जब इस प्याली को हम लोग मुंह से लगाते हैं तो ओठ का संपर्क जो है यहाँ से होता है, यानी ठंडे भाग से होता है, और गर्म चाय जो हम लोगों के मुंह में चला जाता है। इस प्रकार हम लोगों का ओठ जलता नहीं है और हम लोगों को गर्म चाय का स्वाद जो है, या गर्म चाय का स्वाद जो हम लोग उसमें आसानी से ले लेते हैं। इसके बाद ठंडे प्रदेशों में जहाँ बहुत ठंडी है, बहुत अधिक ठंडी पड़ता है, ऐसे जगहों पर जो घर बनाए जाते हैं वो दो सतह के बनाए जाते हैं। दो सतह के क्यों? जैसे मान लीजिए एक ईंट की दीवार चला दी गई, इसके बाद थोड़ा जगह छोड़ के एक लकड़ी का भी एक पूरा ढका हुआ दीवार इसलिए चला देते हैं कि बीच में ये हवा जो है आ जाता है, और ये जो हवा है ये हवा कहीं क्रॉस करने वाली जगह नहीं होती है, इसलिए हवा जो है एक कुचालक का काम करता है। इस प्रकार डबल लेयर का जो मकान होता है या घर होता है या रूम होता है वह जो है अधिक देर तक गर्म बना रहता है, क्योंकि रूम की जो अतिरिक्त ऊष्मा है वह ऊष्मा जो है निकल के बाहर नहीं जाने पाती, और ये रूम जो है अधिक देर तक गर्म बना रहता है। यह है ऊष्मा के चालकता का दैनिक जीवन में उपयोग, या ऊष्मा को हम लोग कैसे रोक सकते हैं, या ऊष्मा को कैसे क्या कर सकते हैं, ऊष्मा को कैसे हम लोग बाहर जाने से रोक सकते हैं या अंदर आने से रोक सकते हैं। इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि ऊष्मा का चालन होता है ऐसी वस्तुओं से जो ऊष्मा की चालक है। ऊष्मा ले जाने का एक दूसरा विधि होता है जिसमें हम लोग जिसको कहते हैं संवहन। संवहन में क्या होता है कि जैसे संवहन की प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है, तो जैसे मान लीजिए किसी पात्र में द्रव ले लीजिए, मान लीजिए इस पात्र में द्रव के रूप में हम लोगों ने जल ले लिया। अब जल लेने के बाद इस पात्र को या इसमें रखे द्रव को हम लोगों ने गर्म करना शुरू किया। तो गर्म करना शुरू किया तो गर्म पहले ऊष्मा सबसे सर्वप्रथम ऊष्मा पाएगा ये बाहरी भाग या यह पात्र ऊष्मा अवशोषित करेगा, और इस ऊष्मा के साथ ये ऊष्मा जो है अपने पास के अणुओं को देगा। जिन अणुओं की ऊष्मा अधिक होगी वे अणु अपेक्षाकृत ऊपर उठेंगे। गर्म अणु जो है ठंडे अणु के सापेक्ष हल्के होते हैं, ये ऊपर उठेंगे और उनके स्थान पे ठंडा और भारी द्रव का अणु जो है पास में आता है। इस प्रकार धीरे धीरे करके यहाँ पे ये प्रक्रिया और देर तक चलती है, तो ये प्रक्रिया और तेज़ी से चलने लगती है, और अंत में जाके क्या होता है, ये द्रव जो है खौलने लगता है। खौलने की प्रक्रिया में नीचे का अणु जो है अधिक गर्म होने के कारण ये सीधे ऊपर आता है, और बगल का कोई अणु जो इससे ठंडा है वह फिर नीचे जाता है। इस प्रकार पूरा बर्तन के भीतर जो द्रव जो है अनियमित गति शुरू कर देता है। तो इसमें द्रव का गर्म होना या वायु का गर्म होना, वायु में भी यही प्रक्रिया होती है। वायु को गर्म करने की प्रक्रिया में नीचे का वायु गर्म होता है, गर्म वायु हल्की होती है तो ऊपर उठती है, और उसके स्थान पे ठंडी वायु जो अपेक्षाकृत भारी होती है वह नीचे आती है। इस प्रकार वायु को गर्म करने की प्रक्रिया में या द्रव को गर्म करने की प्रक्रिया में ऊष्मा का स्थानांतरण एक अणु से दूसरे अणु में नहीं होता है, यहाँ अणु स्वयं ऊष्मा ग्रहण करता है और फिर वहाँ से दूर हट जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं ऊष्मा का संवहन प्रक्रिया। और तीसरा है, ये संवहन हो गया, और तीसरा है विकिरण। विकिरण क्या होता है? तो विकिरण होता है जैसे कि सूर्य हम लोगों से करोड़ों किलोमीटर की दूरी पे है और वहाँ से ऊर्जा चल के आती है हम लोगों के पृथ्वी तक।
तो सूर्य से ऊर्जा जो पृथ्वी तक चल के आता है, ये प्रक्रिया जो है ना तो चालन का है ना ही संवहन का है। बीच क्योंकि पृथ्वी के चारों ओर जो वायुमंडल, इसकी ऊंचाई बहुत कम है और यहाँ से सूर्य से पृथ्वी की दूरी बहुत अधिक है, बीच में निर्वात है। तो यहाँ से ऊर्जा जो चल के आता है वह ऊर्जा जो है किस रूप में चल के आता है? विकिरण के रूप में चल के आता है, विकिरण। तो विकिरण के रूप में क्या क्या चलता है? तो विकिरण के रूप में ऊर्जा चलता है। अब ऊर्जा में क्या क्या हो सकता है? ऊर्जा में बहुत कुछ हो सकता है। ऊर्जा में ऊष्मा हो सकता है, प्रकाश हो सकता है। तो पृथ्वी पे जो भी ऊष्मा या प्रकाश या अन्य प्रकार की जो भी ऊर्जा है वह सूर्य से चल के पृथ्वी तक पहुंचता है और यह ऊर्जा जो है विकिरण के माध्यम से विकिरण की विधि से चल के पहुंचता है। तो ऊष्मा के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की एक अलग विधि है और इसी विधि को हम लोग कहते हैं रेडिएशन या विकिरण विधि। तो आज जो है कि आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग इसमें आगे पढ़ेंगे सुचालक ऊष्मा, सुचालक क्षण में ऊष्मा का चालन और ऊष्मा चालकता का दर और स्थानांतरित ऊष्मा की मात्रा, इन सब विषयों में हम लोग अध्ययन करेंगे जिसको गणितीय विधि से निगमन करके आपको समझाया जाए। ओके, थैंक यू।